हेलो फ्रेंड्स, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम आज डिस्कस करेंगे। और ये आपका ये पार्ट वन रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करती हूँ, जो कि आपका अभी जो नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था, तो कौन कौन से क्वेश्चंस रिटेल बैंकिंग इन सब के पूछे गए थे, तो कौन कौन से टॉपिक इसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल कराए हैं। दो पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, और जिसमें आई थिंक 150 के आसपास क्वेश्चंस होंगे। एक में 100 है, दूसरे में 50 है। ठीक है, और पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएंगे एक दो दिन में। उस पर काम चल रहा है अभी। और उसके बाद आप लोग उन पीडीएफ को गो थ्रू कर सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी मैं वीडियो अवेलेबल कराऊंगी। सारे के सारे पीडीएफ के सारे क्वेश्चंस की मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जिस समय गो थ्रू करने होते हैं तो उनका वीडियो का उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। सो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, तो एक आपकी जो स्कीम है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, उसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। ये सब आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे धीरे धीरे। मैं जस्ट आपको कुछ टॉपिक बता देती हूँ, ताकि ये टॉपिक आपको आइडिया लग जाए कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे गए हैं। सुकन्या समृद्धि, जो आपका सुकन्या समृद्धि जो योजना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वय वय वंदना योजना, ये कॉमन स्कीम है 60+ के जो लोग हैं उनके लिए। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपसे पूछा गया था। पीपीएफ अकाउंट, इसके ऊपर पूरा का पूरा केस स्टडी पूछा गया था 5 नंबर का। और कौन से टॉपिक जो मुझे याद है अभी। हम्म मास मास्लो का थ्योरी है एक, हायरार्की थ्योरी, ये थ्योरी पूछा गया था। इसके अलावा इंटीग्रेटेड ऑम्बर्समेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड ऑम्बर्समेंट स्कीम जो 2021 में आया ना इंटीग्रेटेड, इसमें तीनों की तीनों ऑम्बर्समेंट स्कीम को ऐड कर दिया, जोड़ के एक साथ बना दिया। ये इंटीग्रेटेड ऑम्बर्समेंट स्कीम आप लोगों ने अपना इंडियन इकोनॉमी उसमें भी शायद पढ़ा होगा, और ये भी पूछा गया था। इसके अलावा आपका विद्या लक्ष्मी पोर्टल, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्या लक्ष्मी पोर्टल, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोगों को हर हाल में करके जाने हैं। सरफासी एक्ट, सरफासी एक्ट के ऊपर पूरा का पूरा एक केस स्टडी पूछा गया था। ठीक है, सरफासी एक्ट के ऊपर केस स्टडी था। विद्या लक्ष्मी पोर्टल के ऊपर भी केस स्टडी पूछा गया था आपका। और डेथ क्लेम होता है ना, डेथ सेटलमेंट, उसके ऊपर भी केस स्टडी था। करंट अकाउंट, इसके ऊपर भी पूरा का पूरा केस स्टडी दिया था। होम लोन, क्रेडिट कार्ड, और आपको ईएमआई का कैलकुलेशन, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे भी याद है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के रिटेल बैंकिंग के लिए। जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल कराए, तो उसमें ये सारे टॉपिक आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो सब भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप टू हैंड्स की ऐप डाउनलोड करके इन क्वेश्चन आंसर्स को वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और जो वीडियोस हैं, वीडियोस में मैं सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ही लूंगी। सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको पीडीएफ में मिलेंगे, सारा कुछ आपको वीडियो में कवर नहीं मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोले व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फेल्ड एटीएम, जब फेल्ड एटीएम हो जाता है, मतलब कस्टमर का अकाउंट हो गया डेबिट, लेकिन उसको पैसा नहीं मिला, कैश नहीं मिला। ठीक है, तो उस केस में बैंकों को कितने दिन में जो है कस्टमर का अकाउंट दोबारा से क्रेडिट करना होता है, क्योंकि अकाउंट तो डेबिट हो गया बट उसको पैसा नहीं मिला। तो उसका टाइम कितना है, T+5, 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर T+5 बैंकों को जो है रिजोल्यूशन करना होता है। अगर इससे लेट होगा तो क्या होगा, पर डे का 100 रुपीज़ का फाइन। ये क्वेश्चन कई बार 1 नंबर का पूछा गया, तो इसलिए मैंने इसको रखा है। पर डे का 100 रुपीज़ का फाइन देना होगा, अगर बियॉन्ड T+5, अगर T+5 डे के अंदर आपने उसका पैसा उसको क्रेडिट नहीं किया, तो हर हर दिन का 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पेनल्टी इसमें देना होगा। इसमें एक और चीज़ लिखी है, इफ कंप्लेंट इज नॉट लॉन्च विद इन 30 days ऑफ ट्रांजेक्शन, कस्टमर ने कंप्लेंट नहीं किया और 30 days हो चुके, द कस्टमर इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी कंपनसेशन फॉर डिले इन रिजॉल्विंग हर कंप्लेंट। तो जो उसकी कंप्लेंट लेट हुई है, तो उसके लिए उसको कोई कंपनसेशन इसमें नहीं दिया जाएगा। तो जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने दिन में उसका जो है रिजोल्यूशन हो जाता है, और पेनल्टी कितना बैंक पे करता है अगर टाइम पे बैंक उसको कंपनसेशन नहीं देता। तो आंसर होगा आपका T+5, और 100 डेज हो जाएगा पर डे। अगर T+5 से बैंक लेट होता है, तो एक दिन का 100 रुपीज़ बैंक उसको पेनल्टी के तौर पे पे करेगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्म 15G 15H, 15G क्या होता है और 15H क्या होता है। तो ये फॉर्म कस्टमर को बैंकों के पास जमा कराने होते हैं। ठीक है, इसलिए इस फॉर्म में, ये फॉर्म एक्जैक्टली क्या होता है, ये कस्टमर का डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। तो डिक्लेरेशन में वो लिखता है कि मेरा जो पैसा है, ये मेरी एग्जम्पशन लिमिट में, हमारी जो आईटी है, बैंकों को टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, और ये जो भी पैसा है मेरा एग्जम्पशन लिमिट में है। तो इस चीज का डिक्लेरेशन होता है 15G और 15H में। तो दोनों डिक्लेरेशन होते हैं, हाँ दोनों ही डिक्लेरेशन होते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ एज का है। 15G किसके लिए एप्लीकेबल है, 15G फॉर इंडिविजुअल हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स एंड मोर। तो जो 60 ईयर है उससे ज्यादा का है, तो वो 15H
वो आपका 15H फॉर्म बैंक के पास सबमिट करेगा, और बाकी जो बच गए लेस देन 50 60 ईयर्स, तो वो लोग 15G जो है बैंक फॉर्म बैंकों के पास सबमिट करते हैं। तो ये एक तरीके का बैंकों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कस्टमर कि आप टीडीएस डेबिट मत कीजिए, मेरा जो पैसा है वो एग्जम्पशन लिमिट के अंदर है, तो टीडीएस डेबिट करने से मना करता है ये फॉर्म सबमिट करने के बाद। अगर कस्टमर ने ये फॉर्म सबमिट किया, फिर भी अगर बैंक ने टीडीएस डेबिट किया, तो बैंक लायबल होगा, कस्टमर लायबल नहीं होगा। ठीक है, तो बैंकों की लायबिलिटी बनेगी, कस्टमर को अगर कोई उसमें लॉस हो गया तो उस केस में बैंक की लायबिलिटी इसमें रहती है। व्हाट आर 7 मार्केटिंग मिक्स? तो मार्केटिंग मिक्स में 7 है, जिसको बोलते हैं ना 7P। 7P। तो कौन कौन से वो 7 आपके मार्केटिंग मिक्स हैं? इनके नाम है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। तो ये 7 चीजें जो कि मार्केटिंग मिक्स के काम आती है। अभी इनका क्या प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट जो चीज आप बेच रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज आप बेच रहे हैं, तो उसमें आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। प्राइस, किस रेट पे आप बेच रहे हैं। प्रमोशन, किस तरह से आप उसका प्रमोशन मार्केटिंग कर रहे हैं। प्लेस, किस जगह पे आप उसको बेच रहे हैं, किस जगह पे आप उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। पीपल, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, जनरली इसमें आपका स्टाफ हो जाएगा। प्रोसेस, कौन से प्रोसेस के थ्रू वो जो है आपके जो चीजें हैं बेची जा रही है। और फिजिकल एविडेंस में हो जाएगा हमारा, जैसे आप लोग किसी होटल में खाना खाने जा रहे हैं, तो फिजिकल एविडेंस वो जो होटल आप लोगों को वहाँ पे दिख रहा है। अगर बैंक की बात करें तो बैंक का किस तरीके का एम्बियंस है। कोई एयरक्राफ्ट कंपनी की बात करें जो एयरलाइंस में है, तो वो एयरक्राफ्ट किस तरीके का है, मतलब जो बाहर से नजर आ रहा है। ठीक है, तो फिजिकल एविडेंस उसमें हो जाएगा। तो ये साथ हमारे मार्केटिंग मिक्स है। तो क्वेश्चन किस तरीके का आ जाता है? क्वेश्चन में ऐसे पूछते हैं, विच इज नॉट वन ऑफ द पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो ये नाम ही अगर हम लोगों को याद है तो हमें पता लगेगा कि कौन सा पी नहीं। जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। तो पी से कोई और चीज होगी, जैसे मान लीजिए प्रोसीजर ऐसा लिखा होगा, और फिर पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें से नहीं है। तो इन 7 के अलावा कौन सा नाम नहीं है। जैसे मान लीजिए प्रोसीजर होता, तो फिर आप बोल देते हैं कि हाँ प्रोसीजर नहीं है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन इसमें आ जाता है। तो प्रोडक्ट क्या होता है? जिस प्रोडक्ट को हम लोग बेच रहे हैं। प्राइस क्या होता है? किस रेट पे हम लोग बेच रहे हैं। प्रमोशन, आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, किस तरह से आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। प्लेस, किस जगह पे आप लोग अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। पीपल, कौन कौन स्टाफ इसमें इन्वॉल्व होगा। प्रोसेसेस, किस प्रोसेस के थ्रू आप ये अपना प्रोडक्ट जो है बेच रहे हो। और फिजिकल एविडेंस, आपकी जो एम्बियंस है, जैसे बैंक की बात करें तो जो बैंक है वो एक फिजिकल एविडेंस हो जाएगा। कोई एयरक्राफ्ट कंपनी है तो जो एयरक्राफ्ट है वो फिजिकल एविडेंस हो जाएगा। कोई होटल है तो होटल का जो बनाया हुआ है, जो होटल को जिस तरह से सजाया हुआ है, तो वो उसका फिजिकल एविडेंस इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज बेल्टिंग मेथड ऑफ वैल्यूएशंस? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट बार 1 नंबर का पूछा गया था। तो वैल्यूएशंस के कई सारे मेथड है, उसमें से बेल्टिंग मेथड भी एक तरीका है। तो बेल्टिंग मेथड में क्या होता है? इसमें मतलब एजम्पशन बेस होती है। मान लीजिए कोई प्लॉट है आपका, ठीक है, तो इसमें एज्यूम कर लिया जाता है कि जो आपका प्लॉट है उसको 3 हिस्सों में, जनरली 2 या 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। और ये जो मान लीजिए ये फ्रंट साइड ये रोड है और ये बैक साइड है। तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जो फ्रंट साइड का जो एरिया है ना, इसका इसका जो स्टार्टिंग, मान लीजिए आपका जो प्लॉट है टोटल, तो उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया। और जो सबसे फ्रंट साइज है उसकी कीमत सबसे ज्यादा मानी जाती है, और जैसे जैसे वो पीछे होता जाता है इसकी कीमत उतनी कम मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि प्लॉट को 2 या 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और फिर उसके हिसाब से उसकी प्राइस पता की जाती है। तो प्राइस एक साथ नहीं हो रही पूरे लैंड की, इसमें क्या किया, आपकी जमीन के टुकड़े को लैंड को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। और फिर एज्यूम किया गया कि इसमें एज्यूम किया जाता है कि जो मेन रोड की तरफ का जो जमीन का टुकड़ा होगा, 3 हिस्से है ना, तो इधर वाला जो हिस्सा होगा इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो कितना वो एरिया है, कितनी इसकी वैल्यू होगी, वो वैल्यूअर चेक करके मार्केटिंग रेट के हिसाब से, गवर्नमेंट रेट के हिसाब से देखता है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। ठीक है, तो तीनों के अलग अलग वैल्यू को कैलकुलेट करता है और फिर सबको ऐड कर देता है। तो वही मेथड होता है आपका बेल्टिंग मेथड ऑफ वैल्यूएशंस। तो इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि किसी जमीन के टुकड़े की जो है हम वैल्यू पता कर सके। बैंकों में बैंक लोन देता है, तो बैंकों का एक इम्पैनल्ड इंजीनियर होता है जो उस जगह को लोकेशन पे विजिट करता है, और विजिट करने के बाद वो बताता है कि हाँ इस घर के लिए मान लीजिए अगर आप 50 लाख का लोन दे रहे हैं, तो इस जमीन की कीमत मान लीजिए 20 लाख है। तो इंजीनियर का अपना तरीका रहता है, वैसे ही उन तरीकों में एक तरीका होता है वैल्यूएशन का, जिसको बोलते हैं बेल्टिंग मेथड। ठीक है, तो इससे वैल्यूएशन पता की जाती है। और इसमें लिखा भी है कि जो फ्रंटेज लैंड, मतलब ये जो एरिया जो कि फ्रंट साइड है, जो मेन रोड की साइड है, उसकी वैल्यू ज्यादा मानी जाती है एज कम्पेयर टू बैक लैंड, ये पीछे की तरफ के कंपेरिजन में। ऐसा रियल में भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा ना, कई बार कुछ फ्लैट्स इस तरह से मिलते हैं। मान लीजिए जमीन खरीदी आपको, ठीक है, तो जमीन इस तरह से, मान लीजिए ये मेन रोड है, मान लीजिए मेन रोड की चौड़ाई मान लीजिए 30 या 40 फीट है। कुछ प्लॉट ऐसे भी बिकते हैं कि इधर पीछे मान लीजिए रोड ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक आगे का प्लॉट है, और इधर थोड़ा सा रास्ता रहेगा 10 फीट का मान लीजिए, और ये पीछे का प्लॉट है। तो ये अलग अलग प्लॉट है, ये एक ए प्लॉट है, एक बी प्लॉट है। तो ये जो ए प्लॉट है मेन रोड के सामने है,
तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। और इधर से क्या है, आपको एक गैलरी दी जाएगी, गैलरी के थ्रू आप अपने घर पे एंटर कर पाएंगे। यहाँ पे रोड नहीं है, तो ये जो ए वाला घर है इसकी क्या सुविधा होगी, क्योंकि मेन रोड की साइड है, तो इसको वेंटिलेशन खिड़की है सामने रख सकते हैं, इसको बहुत सारी सुविधाएं ए को मिलेगी। तो इसलिए ए वाले प्लॉट के रेट में और बी वाले प्लॉट के रेट में बहुत डिफरेंस होगा। जनरली आप देखोगे कि 50% तक का भी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो वही वाला फॉर्मूला इस वाले लैंड की वैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो फ्रंट साइड है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, बैक साइड उसकी वैल्यू कम होगी। इसमें एरिया को 2-3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। लेकिन प्लॉट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कन्वीनियंट स्ट्रिप्स बाय द लाइन पैरेलल टू द सेंटर लाइन ऑफ रोड। तो सेंटर लाइन ऑफ रोड इसी के हिसाब से जो है 2 या 3 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। ईच सच टाइप ऑफ लैंड इज नोन एज बेल्ट। तो ये जो बनाया है इसको बेल्ट बोला जाएगा। तीनों बेल्ट का रेट कैलकुलेट किया जाएगा और लास्ट में उनको ऐड किया जाएगा। वही होता है बेल्टिंग मेथड ऑफ वैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज एनपीए अकाउंट। तो एनपीए क्या होता है, जनरली कोई भी जैसे अकाउंट है 3 महीने तक तो वो स्टैंडर्ड ही रहता है। 3 महीने, जैसे मान लीजिए आज पहला दिन है और अभी से लेके कस्टमर का 1 महीना पूरा हो गया, उसने ईएमआई नहीं पे की। इसका कैलकुलेशन शायद आपके अगले क्वेश्चन में, ठीक है, ये हम अभी लोग देखेंगे ना, पहले यहाँ से देखते हैं। तो 3 महीने तक वो SMA 0, SMA 1 और SMA 2 वाली कैटेगरी में रहता है। ठीक है, स्पेशल मेंशन अकाउंट बोलते हैं इसको। SMA 0, SMA 1, SMA 2। SMA 0 में क्या होगा कि 1 महीना हो गया और उसने अपना ईएमआई नहीं पे किया। SMA 1 2 महीना हो गया, ईएमआई नहीं पे किया। SMA 2 3 मंथ्स हो गया और उसने ईएमआई नहीं पे किया। तो 3 महीने तक यानी 90 डेज तक ये स्पेशल मेंशन अकाउंट कैटेगरी में होता है। जैसे ही 90 डेज क्रॉस करता है उसके बाद से उसको एनपीए बोला जाता है। ठीक है, तो एनपीए की डेफिनेशन क्या है, अ रिटेल असेट्स बिकम एनपीए व्हेन इट सीज टू जनरेट इनकम। तो बैंकों के लिए इनकम जनरेट होनी बंद हो गई। तो बैंकों के लिए इनकम क्या है, इंटरेस्ट है। तो बैंकों को इंटरेस्ट मिलना बंद हो गया, इसका मतलब अकाउंट क्या बन चुका है, एनपीए बन चुका है। तो उसके क्या क्या फीचर्स है, पहली बात है कि इंटरेस्ट या जो भी उसका इंस्टॉलमेंट है रिमेन ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज। 90 डेज तक तो वो स्टैंडर्ड रहता है। जैसे ही 90 डेज क्रॉस करता है, या आप बोल लीजिए 91 डेज, ठीक है, जैसे ही 90 डेज क्रॉस करता है तो उसके बाद 90 डेज तक कस्टमर ने इंटरेस्ट प्रिंसिपल कुछ भी नहीं पे किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एनपी अकाउंट। सेकेंड है द अकाउंट रिमेन आउट ऑफ ऑर्डर फॉर ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब जितना बैलेंस था उससे ज्यादा उसने ओवरड्राफ्ट किया हुआ है। मान लीजिए लिमिट थी 50,000 और उसने 55,000 विड्रॉ की हुई है, तो ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। तो 90 डेज आ गया और 90 डेज तक उसका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर रहा, उसको भी हम लोग एनपी अकाउंट ही बोलते हैं। तीसरा, द बिल रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज इन द, अगर कोई बिल परचेज या डिस्काउंट किया है बैंक ने और उसमें जो बिल बैंकों के पास है वो ओवर ड्यू हो गया, 90 डेज हो गया और 90 डेज तक बिल का पेमेंट नहीं आया, बिल परचेज और बिल डिस्काउंट के केस में, इसलिए भी अकाउंट को एनपीए बोला जाएगा। तो 3 डेफिनेशन होगी इसकी। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 90 डेज या उससे ज़्यादा हो गया, नहीं मिला, तो उसको एनपीए बोलेंगे। कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट का अकाउंट है और कस्टमर ने ओवरड्रॉ किया और 90 डेज तक उसको उसने पेमेंट नहीं की, मतलब ओवरड्राफ्ट किया है और उस लिमिट तक वो नहीं आया, 90 डेज हो गए, तब भी उसको हम लोग एनपीए बोलेंगे। कोई अगर बिल बैंक ने परचेज से डिस्काउंट किया है और बिल ओवरड्यू है 90 डेज से ज़्यादा, उसको भी हम लोग एनपीए अकाउंट बोलेंगे। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, ये एसएमए के ऊपर है। ठीक है, ये एक्चुअली सबके ऊपर है। इसमें स्टैंडर्ड के बाद आपको सब स्टैंडर्ड कब आता है, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3, उसके बारे में बताया गया। तो अब ये सब स्टैंडर्ड किस टाइम पे आता है, देखिए 3 महीने की तो हमने बात की थी ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो 3 महीने तक तो वो स्टैंडर्ड ही रहता है। 3 महीना जैसे ही क्रॉस करेगा तो वो बन जाता है एनपीए। एनपीए की कैटेगरी होती है सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। सब स्टैंडर्ड 1 साल तक रहता है, तो 3 महीने से आगे के 1 साल तक वो स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड रहेगा। डाउटफुल कब तक रहेगा, 1 साल से उससे आगे का 1 साल। और डाउटफुल में 3 कैटेगरी है, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। तो पहले साल वो डाउटफुल 1 में रहता है, दूसरे साल से तीसरे साल तक डाउटफुल 2 और तीसरे साल से आगे वो डाउटफुल 3 में रहेगा। उसके बाद अगर कोई पेमेंट नहीं आई, उसका जो वैल्यू है रियलाइजेबल वैल्यू 10% से भी कम रिकवर हो पा रहा है, तो उसको हम जो है लॉस असेट या लॉस अकाउंट इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कि इन्होंने कैलकुलेशन के लिए बोला है कि एक लोन को 12 फरवरी 2012 में डिस्पोज किया गया। इसका पहला जो ड्यू डेट है वो 15 जून को, लेकिन बोरोवर ने पे नहीं किया। द अकाउंट विल मूव फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। तो किस तरह से वो अलग अलग स्टेजेस से वो अकाउंट मूव करेगा, तो पहले वो स्टैंडर्ड रहेगा कब तक, 12 फेब, जिस डे पे उसने डिस्बर्स हुआ उस डे पे तो वो स्टैंडर्ड ही है। और कब तक वो स्टैंडर्ड रहेगा, वो 3 महीने तक रहेगा। ठीक है, जैसे हमने कहा था ना 3 महीने तक अकाउंट स्टैंडर्ड रहता है। तो फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, 12 फरवरी से मार्च हो जाएगा, फिर अप्रैल, मई। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका जो ड्यू डेट है वो है 15 जून। तो 15 जून तक जो कि उसका ड्यू डेट है, तब तक तो वो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड ही रहा। ठीक है, कंटिन्यू कब तक, 15 जून तक। फिर वो इरेगुलर कब तक रहेगा,
16 जून से लेके, जैसे 15 जून कंप्लीट हुआ, 16 जून से लेके 3 महीने तक वो इरेगुलर रहेगा, ठीक है। तो जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये डेट तो मैं डायरेक्ट गिवन है, यहाँ से हम 3 महीने की कैलकुलेशन करेंगे। 16 जून से हम 3 महीने तक इसको स्टैंडर्ड में ही रखेंगे, या इसको जनरली स्टैंडर्ड ही, इसको इरेगुलर बोला जाता है, ठीक है। ऐसे में 1 2 वो होता है, एक टाइप का स्टैंडर्ड ही है। तो 3 महीने तक रहेगा, जून से आप लोग 3 महीना कैलकुलेट कीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 13 सितंबर तक आपका क्या रहेगा, अकाउंट स्टैंडर्ड रहेगा। फिर नेक्स्ट डे जैसे ही 13 सितंबर होगा, पेमेंट नहीं आएगी, तो 14 सितंबर से ये अकाउंट कहाँ चला जाएगा, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में चला जाएगा, और ये पूरा 1 साल रहता है सब स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो सब स्टैंडर्ड में ये रहता है 1 साल, जैसे हमने यहाँ भी देखा था ना, सब स्टैंडर्ड में 1 ईयर रहेगा। तो 14 सितंबर से लेके 13 सितंबर 2013, ये देखिए 2012 है और वो 2013 तक, ठीक है। तो 14 सितंबर अगर इस महीने की 14 तारीख शुरू हुई, तो अगले महीने की 13 तारीख, इस तरह से होता है। तो 14 सितंबर से अगले महीने की 13 तारीख तक ये सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहेगा। फिर उससे अगला नंबर डाउटफुल 1, आगे के 2 साल तक वो डाउटफुल 1 में रहेगा। तो 13 से 14 सितंबर हो गया, ये 2013 और 2014, आगे के 1 साल तक ये हमारा डाउटफुल 1 है। तो डाउटफुल 1 कितने टाइम के लिए रहता है, 1 साल के लिए रहता है। तो 2013 से 2014। फिर डाउटफुल 2 कितना रहता है, 2 ईयर्स के लिए रहता है। तो 13 सितंबर 2014 पे ये डेट खत्म हुई, अगला डेट क्या है, 14 सितंबर, तो उसको 2 साल तक डाउटफुल 2 में रखा जाएगा। तो 14 + 2, 2016 आ जाएगा, ठीक है। और डाउटफुल 3, उसके बाद से आगे का टाइम अनसर्टेन है, मतलब मोर देन 3 ईयर्स उसको बोलते हैं, ठीक है। तो 2016 से आगे तक का नहीं मालूम कब तक ये रहेगा। इस तरह से जो कैलकुलेशन इसमें की जाती है, ठीक है। किस तरह से इसमें हुआ है कि 12 तारीख को जो है लोन क्या था, डिस्पर्स हुआ है, 15 तारीख को वो जो है उसका फर्स्ट ड्यू डेट है, तो 12 से 15 जून तक तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 15 जो ड्यू डेट था, 15 को पे नहीं किया, तो 16 से उस अकाउंट को इरेगुलर बोला जाएगा। ये भी एक तरीके की सब स्टैंडर्ड ही है, लेकिन ये एनपी नहीं है, यहाँ से आपका एनपी आएगा। एनपी की पहली स्टेज होती है सब स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये जो इरेगुलर ही रहेगा, ये कब तक, 15 जून था तो 16 जून से इरेगुलर रहेगा। 16 जून से कब तक, 3 महीने तक, 16 जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 13 सितंबर तक आपका इरेगुलर रहेगा। उसके बाद फिर आपका सब स्टैंडर्ड जो है माना जाएगा, कब से, नेक्स्ट डे 14 तारीख से। और ये 16 जून से 13 सितंबर किस तरह से कैलकुलेशन किया, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। 16 जून से जून के महीने में 30 दिन होते हैं, फिर जुलाई में 31 दिन होते हैं, और फिर अगस्त में आपके 30 दिन होते हैं। अगस्त में भी आपके 31 ही दिन होते हैं, ठीक है। जून में आपके 30 दिन होते हैं, जुलाई में आपके 30 दिन है, और अगस्त में आप लोगों के कितने दिन है, 31 दिन है। तो इस तरह से हमें जो है कैलकुलेशन करना इसमें है, ठीक है। ये 16 जून से हमें कैलकुलेशन करना है, जून में 30 डेज, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सबको जोड़ के आप अगर 90 डेज कैलकुलेशन करेंगे इसके हिसाब से, ठीक है। 16 जून से 90 डेज आप कैलकुलेट करेंगे, यानी 3 मंथ्स हम 90 डेज कंसिडर करते हैं, तो 90 डेज के हिसाब से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। 13 सितंबर 2012, इस हिसाब से आपका D1, D2, D3 जाएगा। सब स्टैंडर्ड में तो 1 ईयर तक रहेगा, D1 में आगे के 1 ईयर, D2 में आगे के 2 साल, और D3 में उसके आगे का अनसर्टेन टाइम रहेगा। इसमें एक ईएमआई के ऊपर क्वेश्चन दिया है, इसलिए मैंने ईएमआई का क्वेश्चन रखा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस मैं इसको गो थ्रू करूंगी। एक बोरोवर ने 10 लाख का लोन लिया बैंक से, 10.5% का एनुअल इंटरेस्ट रेट है 10 सालों के लिए। तो जनरली ईएमआई हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसमें जो आर है उसको हम एनुअल जो है हमारा आर क्या दिया होता है, एनुअली दिया होता है, तो उसको मंथली कन्वर्ट करते हैं, और जो हमारा टाइम है ईयर्स में दिया होता है, तो उसको भी मंथ में कन्वर्ट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे की गई है, 10 साल के लिए लोन लिया गया, तो 1 साल में कितना होता है आपका, 12 महीने, तो 10 साल में 120 महीना यहाँ पे हो जाएगा। तो टाइम यानी एन के बदले हम लोग 120 महीना पुट करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 10.5%, ठीक है। तो 10.5% का हम लोग परसेंट हटाएंगे और यहाँ पे 100 लगाएंगे। तो 10.5 को अगर हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना, और ये क्या है, एनुअल इंटरेस्ट रेट है, ये हमें मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको हमें 12 से भी डिवाइड करना होगा, ठीक है। एक तो 12 से डिवाइड करना होगा, ये मंथली इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। तो 10.5 डिवाइडेड बाई 1200, ठीक है, क्योंकि परसेंट में था, परसेंट लगा हटा के 100 किया, और ये मंथली था, सॉरी ये ईयरली था, उसको कन्वर्ट किया गया मंथली में, तो 12 से हमने डिवाइड किया। तो 10.5 को हम लोग 1200 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो कैलकुलेटर हम लोगों ने ले लिया, हमें क्या करना है, 10.5 को डिवाइड करना है हमें 1200 से, हमें मिल जाएगी वैल्यू कितनी आर की, 0.00875। तो देखिए वही वैल्यू आपके यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, 0.00875। तो आर के बदले ये वैल्यू पुट करनी है, टाइम के बदले 120 जो है, एन आपका 120 पुट करना है, प्रिंसिपल आपको ये दिया हुआ है, और हमें ईएमआई कैलकुलेट करना है। तो ईएमआई का ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करके जाना है। फॉर्मूला क्या है, पी आर 1 + r का पावर n डिवाइडेड बाय 1 + r का पावर n माइनस 1, ठीक है। फॉर्मूला सिंपल है, पी आर 1 + r का पावर n डिवाइड बाय, ये सेम चीज लिख लेनी है, और उसमें से बस 1 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो पी कितना है, प्रिंसिपल हमारा है 10 लाख, आर के बदले क्या पुट करना है, ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, तो 0.00875,
इंटू 1 प्लस आर, आर कितना था ये सेम, का पावर एन, इसका पावर 120 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर एन माइनस 1, यानी यही चीज दोबारा लिखेंगे, उसमें से 1 को माइनस करेंगे। अब ये 120 इतनी जो हाईएस्ट पावर है, एक मैंने वीडियो रखी है हाउ टू कैलकुलेट द हाईएस्ट पावर, उसमें 120 240 जो हाईएस्ट पावर है उसको सिंपल कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो लो वीडियो आप लोग देख लीजिए, मैंने पूरा डिटेल में बताया हाउ टू कैलकुलेट हाईएस्ट पावर यूजिंग कैलकुलेटर, इस नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, वो डिटेल के फोल्डर में भी आपको मिल जाएगी, और आप इसको सीधे सर्च करके देख सकते हैं कि इसको किस तरह से हाईएस्ट पावर को कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके हमें जो वैल्यू मिलेगी 13,000, ये हमारा ईएमआई का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा सॉल्व हो गया। व्हाट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, वो भी एक टाइप का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने जोड़ना, वही है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मोस्ट पॉपुलरली नोन एज, इट इज अ डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टिंग ऑफर्ड बाय द म्यूचुअल फंड वेयर वन इन्वेस्ट अ फिक्स अमाउंट एट रेगुलर फ्रीक्वेंसी एवरी मंथ। जैसे आप लोग आरडी करते हैं ना, ये भी बिल्कुल वही है। आरडी में क्या होता है, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा हम डिपॉजिट करते हैं और हमें एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट मिलता है। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट में भी क्या है कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट रेगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, जनरली हर महीने का फ्रीक्वेंसी है, जैसे हर महीने आप लोग 2,000 जमा कर रहे हैं, तो ये आपका एक तरह से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया। इट अलाउ इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट ए फिक्स सम ऑफ मनी इन अ सेलेक्टेड स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड एट प्री डिफाइंड इंटरवल। तो आप बता सकते हैं कि कितने इंटरवल के लिए आप लोग जो है पैसा जमा करेंगे, जैसे ये भी पहले से डिसाइड रहेगा कि आप हर महीने 2,000 जमा करेंगे या हर क्वार्टर में 2,000 जमा करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें पहले से डिसाइड रहती है, और उसके बाद ही फिर आप लोग ये और ये जो स्कीम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एक टाइप की म्यूचुअल फंड की स्कीम है। म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्कीम होती है, कुछ ऐसी स्कीम है जहाँ पे पूरा लमसम एक बार में आपको जमा करना है, कुछ ऐसी स्कीम है जहाँ पर हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा आरडी की तरह जमा करना है, तो उसी का नाम दिया गया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें फायदा ये है कि एक बार में बड़ा पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पैसा हम जमा कर सकते हैं, फ्यूचर में हमें एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट इसमें मिल जाएगा, वो होता है हमारा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नेक्स्ट है व्हाट इज अनक्लेम डिपॉजिट। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब 10 साल या उससे ज्यादा का टाइम हो गया, ठीक है, 10 ईयर्स का बैंक वेट करता है, और 10 साल तक कस्टमर अगर क्लेम करने नहीं आ रहा किसी भी सेविंग बैंक का या करंट अकाउंट का कस्टमर, तो उस केस में उसको अनक्लेम डिपॉजिट माना जाता है। अब ये डीप फंड क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। और ये जो फंड है आपका, ये यहाँ पे कंटिन्यू लिखा हुआ है, वो इसी के लिए था एक्चुअली, मैं आपको बता देती हूँ इसमें होता क्या है कि डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, इसमें क्या होता है कि 10 साल तक बैंकों का जो पैसा कस्टमर क्लेम करने नहीं आया, उसका कोई नॉमिनी, कोई भी बैंक, उसको बैंक ने लेटर भेजा, नोटिस भेजा, लेकिन कोई इस पैसे को क्लेम करने नहीं आया, तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई के पास एक अकाउंट होता है इस नाम से, डिफ अकाउंट, इसको बोलते हैं डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड अकाउंट। इस अकाउंट में वो जो पैसा है बैंक ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, आरबीआई का अकाउंट है, आरबीआई इस पैसे को किस इस्तेमाल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहा है, नाम ही है अकाउंट का डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, तो लोगों को एजुकेट करा जाएगा, बैंकों में फ्रॉड होते हैं तो ओटीपी नहीं शेयर करना चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी कैसे रखनी चाहिए, तो टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है आरबीआई, इस पैसे को वहां पे इस्तेमाल करता है। क्या होगा अगर बाद में कस्टमर पैसा मांगने आ जाए, तो कोई इशू नहीं है, ये वन वे नहीं है, ये टू वे, मतलब अगर बैंकों को मान लीजिए 10 साल बाद बैंकों ने आरबीआई को दिया, और मान लीजिए उसके 20 साल बाद उसका कोई खानदान से कोई दूर का रिश्तेदार आके बोल रहा है कि वो मेरा मतलब मैं क्लेमनेंट हूँ, उस केस में क्या होगा कि वो जो पैसा है आरबीआई से वापस भी मिल जाता है। ठीक है, आरबीआई फिर बैंकों को वापस कर देगी और बैंक कस्टमर को दे देगा, इस तरह से जो है काम करता है। और जनरली 10 साल पूरा होने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर बैंकों को वो जो पैसा है आरबीआई को ट्रांसफर करना रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक कस्टमर है, 10 साल तक बैंक ने उसको नोटिस भेजा, वो नहीं ट्रेस हुआ, तो 10 साल पूरे हुए मान लीजिए मार्च को, 31 मार्च को, तो 31 मार्च पूरे होते होते 3 महीने के अंदर अंदर बैंकों को वो पैसा आरबीआई को भेजना रहता है। यहाँ पे एक आपको स्कीम दी हुई है, ये स्कीम के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, वय वंदना योजना, और आपका छोटे छोटे जो स्कीम्स है उसमें से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स, इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, ये एक टाइप की लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, और आप एलआईसी या एलआईसी की जो ब्रांचेस है वहां से ये वाली जो स्कीम है अवेल कर सकते हैं, और बैंक भी जनरली टाइप के साथ ये स्कीम अवेलेबल कराती है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस है, यानी कस्टमर का अगर डेथ हो जाता है, लाइफ मतलब किसी भी रीजन से कस्टमर का डेथ हो जाता है, मतलब ये एक्सीडेंशियल कवरेज नहीं है, एक्सीडेंशियल की स्कीम दूसरी है, तो इसमें 2 लाख तक का जो है क्लेम दिया जाएगा। ये जो पॉलिसी, इसका टाइम कितना है, 1 जून टू 31 मई, इस तरह से जो है पॉलिसी कवर की जाएगी, 1 जून टू 31 मई। स्कोप ऑफ कवरेज, ये क्या क्या कवर करती है, मतलब जो एज ग्रुप है ना 18 से 50 साल, तभी आप एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। अगर आप ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्कीम लेना चाह रहे हैं, तो एज कितना होना चाहिए, 18 से 50 साल इसमें होना चाहिए। और इनरोलमेंट टाइमिंग है 1 जून टू 31 मई, यानी इसका जो टाइमिंग है वो 1 जून को शुरू होता है और 31 मई को, 31 मई के बाद 1 जून आएगा, तो तब आपको फिर से अपना प्रीमियम पे करना होगा। तो एक बार में आप लोग प्रीमियम पे करेंगे तो 1 जून से 31 मई के लिए कवर आपको मिलेगा। बेनिफिट वही है कि डेथ हो जाता है किसी भी कारण से, तो उसके फैमिली मेंबर्स को 2 लाख का जो है पैसा
दिया जाएगा। कितना प्रीमियम है? 436 का इसमें प्रीमियम है। ठीक है, 436 का इसमें प्रीमियम दिया जाता है। और वो लाइन फिर से लिखी है कि अगर डेथ हो जाता है तो 2 लाख का तक का इसमें पेमेंट दिया जाएगा। क्वेश्चन जनरली क्या पूछते हैं? क्वेश्चन आता है कि कितने तक का जो है एक्सीडेंट वो डेथ क्लेम इसमें मिलता है, तो आंसर है 2 लाख। सेकंड क्वेश्चन आता है कि एज लिमिट क्या है, तो आंसर है 18 से 50 साल। तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कितना प्रीमियम है साल भर का, तो साल भर का प्रीमियम रहता है इसका 436 रुपीज। ठीक है, और क्लेम अमाउंट 2 लाख। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एक और आपकी स्कीम है, ये जो आपका 436 है, इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? 286 रुपीज़ तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को दिया जाएगा। जैसे बैंक है उनको 30 रुपीज़ दिया जाएगा, और जो आपके पार्टिसिपेटिंग बैंक है उनको 11 रुपये दिया जाएगा। और जैसे मान लीजिए बीसी या माइक्रो या कॉर्पोरेट एजेंट है, उनको 30 रुपीज़ का पैसा इसमें दिया जाता है। तो इस तरह से जो है ये स्कीम कवर की जाती है। इसी के साथ एक और स्कीम आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। ये आपकी एक्सीडेंशियल है, मतलब अगर एक्सीडेंट से डेथ होगी तभी मिलेगा। इससे पहले जो हमने देखा था ना जीवन ज्योति, वो आपकी लाइफ इंश्योरेंस थी, और ये आपकी एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। इसमें एज थोड़ी ज्यादा, 18 से 70। उसमें कितना था? जीवन ज्योति में 18 से 50 था, इसमें 18 से 70 है। और इसमें अगर डेथ सिर्फ एक्सीडेंट से होगी तभी पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसका टाइम भी वही है, 1 जून से 31 मई को जो है कवरेज मिलती है। और इसमें कितना पैसा मिलता है? अगर कस्टमर की डेथ होगी तो 2 लाख मिलेगा। जैसे मान लीजिए दोनों हाथ एक्सीडेंट में, दोनों हाथ का, दोनों आइस का, दोनों जैसे, या एक हाथ एक आइस, इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन में लॉस होता है तो उसको 2 लाख मिलेगा। और अगर वन चीज का लॉस है, जैसे एक हाथ एक पैर, तो उसके इसमें 1 लाख का पैसा इंश्योरेंस के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक टाइप की गवर्नमेंट की इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें कितना प्रीमियम पे करना रहता है? तो 20 रुपीज़, सिंपल सा 20 रुपीज़ का इसमें प्रीमियम पे करना रहता है। ये भी हर साल ऐसे ही होता है, 1 जून टू 31 मई। तो एक बार में आपने प्रीमियम पे किया तो 1 जून से 31 मई के बीच का आपको कवरेज मिलेगा। दोबारा से आप लोग पे कीजिए, अगले साल का फिर कवरेज। तो इस तरह से कंटिन्यू होता है। ये पॉलिसी टर्मिनेट कब हो जाती है? अगर कस्टमर 70 साल का हो जाएगा तो टर्मिनेट हो जाएगी। हमने देखा था ना 18 से 70। और अगर कस्टमर का अकाउंट क्लोज हो गया या उसका बैलेंस इनसफिशिएंट है जिसकी वजह से पॉलिसी रिन्यू नहीं हो पाई, तो उस केस में भी जो है ये पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है। इन केस ए member is covered through more than one account and premium is received by the insurance company, insurance will be restricted मतलब एक कस्टमर ने एक से ज्यादा अगर पॉलिसी ली है तो दूसरी वाले को टर्मिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, डुप्लीकेट इंश्योरेंस जो है अलाउ नहीं है। और अगर आपने प्रीमियम भी पे किया तो प्रीमियम जो है कंपनी जब्त कर लेगी, आपको प्रीमियम एक्स्ट्रा नहीं पे किया जाएगा। तो एक आदमी को, एक पर्सन को एक ही पॉलिसी लेनी चाहिए। चलिए, इसके साथ ये वाला टॉपिक भी इसमें हो गया। इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसमें एक तो प्रीमियम के ऊपर आ सकता है 20 रुपए का, और क्या क्या मतलब कितना डेथ कवरेज में कितना पैसा मिलेगा। डेथ हो जाएगा या जैसे दोनों हाथ दोनों आइस इस तरह का लॉस है तो 2 लाख मिलेगा, और डेथ में भी 2 ही लाख मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक हाथ एक आइस, इस तरह से अगर एक चीज का लॉस होगा तो 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और दो हाथ में, जैसे एक हाथ एक पैर, इस तरह से भी अगर लॉस होता है तब भी आपको 2 लाख ही दिया जाएगा। टाइमिंग पूछ सकते हैं तो मतलब एज पूछ सकते हैं कि कितना एज होना चाहिए, 18 से 70, उसमें 18 से 50 था। और इसका टेन्योर पूछ सकते हैं कि इनरोलमेंट पीरियड क्या होता है, तो 1 जून से 31 मई तक रहता है। चलिए, यही क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आने वाली जो आगे की वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। और टू हैंड्स ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको क्वेश्चन आंसर्स फ्री में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।